नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 का एक महत्वपूर्ण विषय स्थायी भूमि बंदोबस्त और किसानों पर उसका प्रभाव इसे डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही राजा की जो आय थी उसका मुख्य स्रोत क्या था? वह था भूमि कर। अब ये भूमि कर वसूलने के लिए तरह तरह की जो व्यवस्थाएं लागू की जाती थीं उन्हें भू राजस्व व्यवस्था या भूमि बंदोबस्त कहते हैं। तो इस भूमि बंदोबस्त को ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र, जिसमें कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक आते थे, शामिल थे। उस 19% इलाके पर इस भूमि व्यवस्था को लागू किया गया। अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिटिश भारत में भू राजस्व वसूलने की 3 व्यवस्थाएं लागू की गईं: स्थायी भूमि बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। इस व्यवस्था के निर्माण का श्रेय दिया जाता है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और उस समय रेवेन्यू बोर्ड के जो हेड थे सर जॉन शोर और रिकॉर्ड कीपर जेम्स ग्रांट को। इन तीनों के डिस्कशन से ये व्यवस्था बाहर निकल कर आई। कॉर्नवालिस इंग्लैंड में खुद एक ज़मींदार थे, इसलिए उन्होंने ज़मींदारों के पक्ष में विविध निर्णय लिए। अब इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी। 1790 में 1790 में इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, लेकिन 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया और यहीं से इसका नाम क्या हो गया? स्थायी भूमि बंदोबस्त। इसी को जमींदारी व्यवस्था, बीसवेदारी भी कहा जाता है। स्थायी भूमि बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, बीसवेदारी, ये सब इसी के नाम हैं। अब इस व्यवस्था में जमींदार को भूस्वामी माना गया और उसे ही भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी माना गया। इस भू राजस्व या मालगुजारी व्यवस्था में वसूले गए भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के कोष में जमा कराता था और 1/11वां हिस्सा वह अपने पास रखता था। ठीक है। जो भू राजस्व वसूला गया, जो लगान वसूली गई, उसका 10/11वां हिस्सा कंपनी को जमा कराना होगा और 1/11वां भाग जमींदार अपने पास रख सकता था। इस भूमि व्यवस्था में, भू राजस्व व्यवस्था में भूमि पर जमींदार का अधिकार माना गया और यह अधिकार वंशानुगत माना गया। उसे उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो भूमि थी उसके उत्तराधिकारियों को दे दी जाती थी। वह इसे बेच सकता था, दान में दे सकता था। ठीक है। तो आप देखिए किसानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। अब तक जो किसान और उनके पुरखे जिस ज़मीन के मालिक थे, वह ज़मीन अचानक से ज़मींदार की ही हो गई और किसान सिर्फ क्या बनकर रह गए? किराएदार। ठीक है। जो खेती करेंगे और ज़मींदार को लगान देंगे और खेती के बदले उपज का एक हिस्सा वो अपने पास रख सकते थे।
और ज़मींदारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यवस्था के तहत एक महत्वपूर्ण नियम लाया गया, जिसे कि कहते हैं सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून। और ये बड़ा ही रोचक कानून है, 1794 में से लागू किया गया था। इसके तहत ये घोषणा की गई कि एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक अगर जमींदार ने भू राजस्व जमा करा दिया तो ठीक, अगर वह लगान जमा नहीं करवा पाया तो उसकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। और 1797-98 में लगभग 17% जमींदारों की भूमि नीलाम होगी। वे एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक लगान जमा नहीं करवा पाए। और ये नियम इतना ज़्यादा कठोर था, सूर्यास्त का नियम इतना ज़्यादा कठोर था, जैसे आजकल नहीं होता है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो एक निश्चित तिथि के रात्रि 12 बजे तक फॉर्म ऑनलाइन ओपन रहेगा। उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर ले, वो फॉर्म नहीं खुलता। इसी तरह से ये नियम इतना ज़्यादा कठोर था कि सूर्यास्त हो गया और अगर आप सूर्यास्त तक आप ऑफिस पहुंच गए, आपने लगान जमा करा दिया तो बहुत अच्छी बात। सूर्यास्त होने के बाद और कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी ज़मीन को, ज़मींदार की ज़मीन को नीलाम कर दिया जाएगा। और ये इतना कठोर नियम था कि जब नीलामी की जाती थी तो कोई बोली देने नहीं आता था, क्योंकि उनको लगता था कि इसी तरह से किसी दिन सूर्यास्त नियम के कारण पुनः भूमि नीलाम हो जाएगी। और फिर जब ये नीलामियाँ होती थीं तो नए ज़मींदार आते थे, वो बोली लगाते थे, और ये जो नए ज़मींदार थे उनका किसानों के साथ कोई पुराना संबंध नहीं था, तो वे किसानों का भरपूर शोषण किया करते थे। इस तरह से किसानों की दशा और दयनीय होती जाती थी। होपफुली आपको समझ में आ गया। 1790 में व्यवस्था की शुरुआत होती है, 93 में इसे स्थायी कर दिया जाता है सदा सदा के लिए। और आश्चर्य की बात है कि 1955 तक की व्यवस्था कुछ परिवर्तनों और सुधारों के साथ बंगाल में चलती रही। फिर ब्रिटिश भारत, भारतीय जो नक्शा है उसके 2 हिस्से हैं। आधुनिक काल में स्वतंत्रता प्राप्ति तक एक हिस्सा देशी राज्यों के पास है, जिसे कि रियासती प्रिंसली इंडिया कहा जाता था, और जो दूसरा हिस्सा है वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया 1857 के बाद। उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसली इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो प्रिंसली इंडिया और ब्रिटिश इंडिया भारतीय मैप के 2 हिस्से हैं। ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस का एक हिस्सा और उत्तरी कर्नाटक में इसे लागू किया गया। इसमें भूमि का स्वामी किसे माना गया? कौन भू राजस्व जमा करवाएगा? जमींदार को माना गया, और इसे स्थायी रूप से भूमि का स्वामी मान लिया गया, और ज़मीन पर उसका अधिकार पैतृक माना गया। भू राजस्व का 1/11वां हिस्सा जमींदार अपने पास रखेगा और 10/11वां हिस्सा वो कंपनी को देगा। अब हम बात करें कि इस व्यवस्था ने किसानों को किस तरह से प्रभावित किया। तो स्थायी भूमि बंदोबस्त में ज़मींदार और कंपनी के बीच समझौता हुआ था कि भाई तुम भूमि के मालिक, हम तुम्हें भूमि का मालिक बनाते हैं, तुम भू राजस्व वसूल करो और इतना भू राजस्व कंपनी के कोष में जमा करा दो। किसान कहीं भी नहीं थे। किसानों को पूरी तरह से जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। किराएदार कृषकों और भूमिपति कृषकों दोनों के हितों की पूरी तरह से अवहेलना की गई। भूमिपति जो कल तक भूस्वामी था, आज एक किराएदार हो गया, तथा किराएदार अब जमींदार की दया पर आश्रित था। अब उसे अधिकाधिक भूमि किराया देना पड़ता था। भूमि किराए का क्या मतलब है? जमींदार के पास असीम भूमि है, उस सारी भूमि पर खुद जमींदार खेती नहीं कर सकता, इसलिए वह खेती करने के लिए किसानों को बुलाएगा। तो किसान उस ज़मीन पर खेती करेगा और जो उत्पादन होगा उसका एक बड़ा हिस्सा वो ज़मींदार को दे देगा लगान के रूप में, और थोड़ा बहुत हिस्सा उसके पास रह जाएगा। तो इस तरह से वह अब किराएदार है और उसे अधिकाधिक किराया ज़मींदार को
देना पड़ता था। ज़मीन पर उस किसान का कोई अधिकार नहीं रह गया। वे सिर्फ ज़मीन पर कार्य करते थे और इस नई व्यवस्था के कारण किसान दिनों दिन गरीब होते चले गए और इन गरीब किसानों को कोई न्यायिक संरक्षण नहीं था। अगर ज़मींदार उनका शोषण करते हैं तो उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो कोर्ट जाएं। लगातार आर्थिक शोषण से सामाजिक विषमता की खाई बढ़ती चली गई। और भी क्या हुआ कि जो ज़मींदार थे वो लोग शहरों में रहते थे और वहाँ पर वो ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे और किसान से कर वसूलने के लिए उन्होंने कई मध्यस्थ नियुक्त कर रखे थे। ये मध्यस्थ लोग जो थे वो अपना अपना हिस्सा भी वसूल करते थे। इस तरह से किसानों का हर स्तर पर शोषण होता था। कई स्थानों पर तो 50-50 मध्यस्थ स्थापित हो गए थे ज़मींदार और किसान के बीच। और इन ज़मींदारों को क्या कहते हैं? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो अनुपस्थित हैं। ज़मींदार गांव में तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ उसके एजेंट्स भू राजस्व वसूल करके उस तक पहुंचा रहे हैं। और ये जितने मध्यस्थ थे, अगर 50 मध्यस्थ एक ज़मींदार और उसके किसानों के बीच 50 मध्यस्थ आते हैं तो इन सब का भार किस पर जाएगा? किसान पर ही जाएगा। तो इस तरह से किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई और वे निरंतर और दरिद्र होते चले गए। अब सरकार को क्या लाभ हुए? सरकार को इस भूमि व्यवस्था से बहुत लाभ हुए और शुरुआत में तो ये लाभ बहुत ही ज़्यादा थे। सबसे बड़ा लाभ जो हुआ, जो भले ही कंपनी को आर्थिक नुकसान कुछ हुआ हो, लेकिन फिर भी ज़मींदारों के रूप में सरकार को एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो हर परिस्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार था। क्यों? क्योंकि ज़मींदार को भूस्वामी माना था कंपनी ने। इस वर्ग ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया तथा कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए विद्रोहों को दबाने में सरकार की सहायता की। 1857 का विद्रोह में इनसे बहुत मदद मिली अंग्रेज़ों को। कालांतर में इन जमींदारों ने अनेक संस्थाएं जैसे कि लैंड ऑनर एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन आदि बनाई। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के काल में भी सरकार के प्रति इन्होंने अपनी अटूट निष्ठा घोषित की। दूसरा, सरकार की आय में बहुत वृद्धि हो गई, उसकी आय निश्चित हो गई, जिससे कि उसको अपना बजट तैयार करने में बड़ी आसानी हुई और सरकार को हर साल राजस्व की दरें तय करने, ठेके देने के झंझट से मुक्ति मिल गई। कंपनी के कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा काम खत्म हो गया, जिससे कि वे कंपनी के व्यापार की ओर अधिक ध्यान देने लगे और उस कंपनी के प्रशासनिक व्यय में भी कमी आई। उन्हें कुछ करना ही नहीं है भू राजस्व के संदर्भ में, जो भी करेगा ज़मींदार करेगा, और इससे कंपनी की प्रशासनिक कुशलता बढ़ी। इस तरह से कंपनी को बहुत सारे लाभ हुए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कंपनी को कई नुकसान भी हुए। बाद में अगर ज़मीन के दाम बढ़ते हैं या भू राजस्व उपज बढ़ने लगती है तो उसका लाभ कंपनी को नहीं मिलेगा। भारतीय राष्ट्रवादी जैसे कि रमेश चंद्र दत्त ने स्थायी व्यवस्था को अपना समर्थन दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछ लिया जाता है। भाई, ये व्यवस्था ऐसी है कि किसी भी भारतीय राष्ट्रवादी को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ इस व्यवस्था के तहत। लेकिन फिर भी रमेश चंद्र दत्त, जो कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी हैं और जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत काम किया है, उन्होंने स्थायी व्यवस्था को अपना समर्थन दिया था। कारण क्या? कारण ये कि रमेश चंद्र दत्त स्वयं जमींदारी वर्ग से आते थे और लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस भी स्वयं इंग्लैंड के जमींदार वर्ग से आता था।
और रमेश चंद्र दत्त कहते हैं कि नौकरशाही के शोषण से अच्छा था कि ज़मींदारों का शोषण हो, ज़मींदार ही शोषण कर लें, क्योंकि ज़मींदार भारतीय हैं और वो किसानों से जुड़े हुए हैं, तो वो किसानों के बारे में सोचेंगे बजाय कि नौकरशाही के। अंततः स्वतंत्र भारत सरकार ने इस अन्यायपूर्ण परिस्थिति को 1955 में वेस्ट बंगाल एक्विजिशन ऑफ एस्टेट एक्ट लागू करके ज़मींदारों को एक बहुत बड़ी धनराशि देकर स्थायी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो छूट गया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि स्थायी बंदोबस्त से पहले इस इलाके में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी, क्योंकि ये तो 1793 में लागू किया गया, तो इससे पहले पिट्स इंडिया एक्ट आ चुका है, रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है 1773 का, बंगाल बिहार उड़ीसा पर कंपनी को दीवानी अधिकार मिल चुके हैं। तो तब से फिर यहाँ पर क्या भू राजस्व व्यवस्था लागू थी? इस इलाके में फार्मिंग सिस्टम लागू था, इजारेदारी जिसे कहते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष की, किसी गांव या शहर या इलाके का जो भू राजस्व वसूल करने का अधिकार था उसके संदर्भ में बोली लगाई जाती थी, और सर्वाधिक बोली लगाने वाले को उस वर्ष का भू राजस्व वसूली का ठेका दे दिया जाता था। इस व्यवस्था से कंपनी को हर साल प्रशासनिक काम बहुत हो जाता था, ठेके देना और बोलियां लगवाना और ये सब कुछ, और कंपनी की जो आय थी वो हर साल वेरी करती थी, तो उससे बजट बनाने में बड़ी ही दिक्कत होती थी। इसीलिए ये व्यवस्था लागू की गई और ये स्थायी बना दी गई ताकि ये काम सदैव के लिए ही समाप्त हो जाए। होपफुली स्थायी बंदोबस्त आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम रैयतवाड़ी और महालवाड़ी भूमि व्यवस्थाओं पर बात करेंगे। थैंक यू।